तो ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ हमेशा, जो एडिटोरियल होते हैं ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है और इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। तो ये जरूर पढ़ा करिएगा। बेनकाब होते पश्चिम के दोहरे मानदंड। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के कई विश्वविद्यालय में फलस्तीन के साथ साथ आतंकी संगठन हमास के समर्थन में प्रारंभ हुआ आंदोलन यहूदियों इजराइल के प्रति घृणा में बदल गया है। और आप देखिए इसमें हम हमास हैं और हमास जिंदाबाद जैसे नारों के साथ इजराइल पर फिर से निशंस जिहादी हमलों को दोहराने की कामना की जा रही है। और इसे याद आ रहा है कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए विरोधी प्रदर्शन में क्या हुआ था। तब सीए के विरुद्ध कई प्रदर्शनकारियों ने मजहबी नारा बुलंद किया था और उसी दौरान राजधानी दिल्ली में भीषण दंगा भड़का था। इसी तरह जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के एक वर्ग ने आंदोलन किया, तब एक वीडियो में खालिस्तान समर्थक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का हश्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह करने की धमकियां दी गई थी। और जिस तरह भारत में किसान आंदोलन और सीए विरोधी प्रदर्शन को विपक्षी दलों के प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन से राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने हड़प लिया था, उसी तरह अमेरिका में भी कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के शामिल होने की पुष्टि की है। जिन व्यक्तियों समूहों पर भारत में सीए विरोध प्रदर्शनों और किसान आंदोलन के वित्त पोषण का आरोप लगा था, लगभग उन्हीं लोगों की भूमिका अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इजरायल यहूदियों के खिलाफ छात्रों को भड़काने के सामने आ रही है। और इसमें सब में प्रमुख नाम अमेरिका धनन जॉर्ज सोरोस का है, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी अपनी घृणा खुलकर व्यक्त कर चुका है। प्रदर्शनकारी छात्रों को जिस स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन फलस्तीन का समर्थन मिल रहा है, वह सोरोस की कई संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित है। यहूदी विरोधी आंदोलन को उन कट्टरपंथी छात्रों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिन्हें सोरोस द्वारा धन पोषित यूएस कैंपेन फॉर फलस्तीन राइट्स से पैसा मिलता है। यह समूह फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के एवज में छात्रों को अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। और भारत में भी सरकार विरोधी आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों की लजीज भोजन और आरामदायक अस्थायी आवास में ठहरने की तस्वीर सामने आई थी। ठीक उसी तरह अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए लजीज भोजन के साथ प्रदर्शन स्थल पर कई दिनों तक जमे रहने के लिए एक जैसे टेंटों की व्यवस्था की गई थी और जिनकी एक ही स्रोत से ऑनलाइन खरीद हुई है। और अमेरिकी विश्वविद्यालय में छात्रों की अराजकता और उनकी बीतुकी मांगों से अजीज आ चुकी पुलिस इन टेंटों पर बुलडोजर चला रही है। भारत में ऐसा कुछ किया गया होता तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश आसमान सिर पर उठा लेते। भारत में शाहीन बाग सिंधु बॉर्डर पर महीनों तक ऐसे अराजक प्रदर्शन चले जैसे अमेरिका में कुछ दिनों से चल रहे हैं और जिनमें वह सख्ती से निपट रहा है। अमेरिका में छात्र आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में वहां की संसद द्वारा पारित यहूदी विरोधी कानूनी परिभाषा के विस्तार हेतु विधेयक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विधेयक के कानून बनते ही वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन या भविष्य में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने और इजराइल को निशाना बनाने वाली संस्थानों के वित्त पोषण अन्य संसाधनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। और कल्पना कीजिए कि यदि भारत में ऐसा कोई हिंदू समर्पित कानून मोदी सरकार संसद में पारित कर दे तो अमेरिका और यूरोपीय देश हमें सहिष्णुता, समरसता आदि विषयों पर उपदेश देने लगे। जो अमेरिकी शिक्षण संस्थान इस समय यहूदी विरोधी अभियान का केंद्र बने हुए हैं, उन्हीं से एक रटगर्स विश्वविद्यालय 2021 के डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन का हिस्सा बन चुका है। इसके उलट भारत में शाहीन बाग से लेकर कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर अराजकता के मामले में मोदी सरकार ने धैर्य का परिचय दिया। तब अमेरिका, कनाडा के अलावा कई यूरोपीय देश भारत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर उपदेश दे रहे थे, जबकि कनाडा में ट्रक चालकों के प्रदर्शन की स्थिति वहां आपातकाल लगा दिया गया था। आज अमेरिका में प्रदर्शनकारी छात्रों को निर्ममता से खदेड़ा जा रहा है। वर्ष 1991 में जब विश्व दो ध्रुवीय था, वामपंथी नीति सोवियत संघ के विघटन के बाद माना जाने लगा कि विश्व में अमेरिका के नेतृत्व वाली केवल एक ही ध्रुव का प्रभुत्व रहेगा। हालांकि आज दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। इसमें सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं और इनमें एक आप देखते हैं कि अत्यंत शक्तिशाली, राज्यहीन परंतु बिना उत्तरदायित्व वाला समूह किसी उपयुक्त संज्ञा के अभाव में इस वर्ग को वोक
वो कहते हैं यह समूह छोटा, अतिमुखर और आक्रामक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकारों को उनके एजेंडे को लागू करने से रोकने एवं व्यवस्था को पंगु करने का प्रयास करता है। वाम फासिस्ट वैचारिक अधिष्ठान से प्रेरित यह गिरोह बिना किसी अपराध बोध के जनादेश के हरण में पारंगत है और इससे जुड़े लोग मानते हैं कि शेष समाज निर्णय लेने में असमर्थ है, लिहाजा उन्हें ही उनका भला करने का देवी अधिकार प्राप्त है। यह गिरोह शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में लंबे समय तक आप देखिए धरना प्रदर्शन, हिंसक आचरण, आज जनजीवन में व्यवधान और शासन प्रशासन को डराने धमकाने की नीति अपनाता है। और आप देखिए जब सत्ता अधिष्ठान बल प्रयोग का विवश होता है तब यही कुनबा स्वयं को पीड़ित बताने के लिए मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है। जिस टूल किट का भारत में सीए और कृषि सुधार विरोधी प्रदर्शनों में उपयोग हुआ था, अब तक अमेरिका उसका शिकार बना और उसकी आंखें खुली रहीं। अराजकता को समाप्त करने हेतु जिन उपायों को अक्सर अमेरिका अन्य पश्चिमी देश दमनकारी और अलोकतांत्रिक बताते हुए निंदा करते हैं, वे उनका कहीं अधिक भयंकर रूप में अपने यहाँ उपयोग कर रहे हैं। क्या यह स्वयंभू लोकतांत्रिक देशों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाने की पराकाष्ठा नहीं है? स्तंभ का ट्रस्ट विद अयोध्या डिक्लोलाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आजा बलवीर पुंज साहब के द्वारा यह लिखा गया है। आप लोगों से मेरा एक सुझाव है कि आप लोग इस तरह के आर्टिकल पर अपना पॉइंट व्यू जरूर दिया करिएगा। आप क्या सोचते हैं इस आर्टिकल के बारे में, और ये लेखक हैं जो उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सीए की तुलना, सीए से आप देखते हैं कि जो शाहीन बाग में हुआ था उसकी तुलना कृषि आंदोलन से सही कर रहे हैं? और क्या कृषि आंदोलन में जो हुआ था किसानों ने किया था, वहां आप देखते हैं कि अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है या कनाडा में जो आंदोलन चल रहा है उससे तुलना की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कुछ आपने 2-4 पॉइंट आप लोग लिखा करिएगा जरूर, ठीक है। मतदान को मजहब से जोड़ने की कोशिश, तो मतदान को दीन, ईमान, वोट, जिहाद से जोड़ना देश की आंतरिक शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मैंने तो आप लोगों से कहना है कि हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जाति पर वोट पड़ते हैं, धर्म पर वोट पड़ते हैं, मंदिर मस्जिद पर वोट पड़ते हैं, सोचिए कट्टरता पर वोट पड़ते हैं, शिक्षा पर वोट नहीं पड़ते हैं, स्वास्थ्य पर वोट नहीं पड़ते हैं, रोजगार पर वोट नहीं पड़ते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि नेता काम नहीं करते हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोगों को। गुरु की महिमा, तो गुरु शब्द में गु का अर्थ है कि अंधकार और रू का अर्थ है अर्थ मिटाने वाला, यानी अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर दे उसे गुरु कहते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञात पाते हैं कि शिष्य की जीवन से दृष्टि बदल जाती है, जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है और इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है। गुरु उस शिष्य में नए मनुष्य को जन्म देता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। और गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है कि वह शिष्य साधना से विचलित न हो जाए। गुरु विष्णु की तरह है, शिष्य के दोषों का संहार करने के कारण गुरु को महेश कहा जाता है। और व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह के दलदल में फंसकर बुरे कर्म करने लगता है तब संसार की नजर में वह घृणा या उपहास का पात्र बनकर हीन भावना से भर जाता है। जब व्यक्ति आत्म ग्लानि से भर जाता है तब उसे उबारने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु के सानिध्य के बीच के लिए शिष्य में समर्पण की आवश्यकता होती है, अन्यथा गुरु पास होते हुए भी उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु के साथ कभी छल ना करना, उसकी अवहेलना ना करना, उसकी करना शिष्य के परम कर्तव्य है। आवश्यक ही है हम अपने गुरु की महिमा का केवल बखान ही ना करें बल्कि उसके बताए मार्ग पर चलकर उसकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने। गुरु से कभी झूठ ना बोलें, गुरु के साथ कभी छल ना करें। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण की सच्ची भक्ति है। ऐसा कर हम पाप के दंड से बच सकते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि बेतुके बयानों का सिलसिला खूब चल रहा है चुनाव में। तो कांग्रेस अभी संप्रभुता की विरासत टैक्स की पैरवी करने वाले बयान से उभरी ही नहीं थी। देखिए, विरासत टैक्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपये कमाए हुए हैं तो एक हिस्सा उसका किससे चला जाएगा? सरकार को चला जाएगा। और एक हिस्सा आप देखते हैं कि हमारे परिवार को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को मिलेगा, तो उसी को विरासत टैक्स कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग है, भारत में नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि उन्होंने भारत की विविधता का बेतुकी तरह से चित्रण करते हुए यह कह दिया कि दक्षिण के लोग अफ्रीकियों, पूर्वोत्तर के चीनों, पश्चिम के अरबों और उत्तर
भारत में श्वेतों जैसे दिखते हैं। इससे पहले शायद ही किसी ने विभिन्न रूप रंग वाले भारतीयों को ऐसा उपमा दी हो। यह उपमा बेतुकी ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। और इसमें नस्ली सोच भी झलकती है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह कुछ नासमझ लोग पूर्वोत्तर भारत के लोगों को चीनी कहकर चिढ़ाते हैं या काले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं है कि सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। चुनाव के मौके पर कोई भी विरोध दल ऐसा ही करेगा। विरोधी दल कांग्रेस को एक बार फिर सैम पित्रोदा के कथन से वैसे ही पल्ला झाड़ना पड़ा जैसे विरासत टैक्स वाले बयान से झाड़ना पड़ा था, और इससे बात बनी नहीं। और इसी कारण सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से आप देखते हैं कि त्यागपत्र देना पड़ा, जिसे पार्टी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। इसलिए यही स्पष्ट है कि वह कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए थे। और इसलिए और भी क्योंकि वह यह भी कह रहे थे कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर भारत के विचार के विपरीत है। और निसंदेह आप देखेंगे बात केवल सैम पित्रोदा की नहीं है। बीते दिनों कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने पार्टी की फजीयत कराने वाले बयान दिए हैं। और आप देखिए कि हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान बलिदान पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में बयान दिया कि वह पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब नहीं बल्कि आरएसएस के करीबी पुलिस अफसर की गोली का निशाना बन गए थे। और विरोध और फजीयत होने पर वह तो लीपापोती में लग गए, लेकिन शशि थरूर बीच में कूद पड़े। उन्होंने यह मांग कर दी कि विजय वडेट्टीवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। आखिर वह कैसे भूल गए कि इस मामले की जांच में हुई थी और अजमल कसाब को फांसी भी हुई थी। और उस समय आप देखते हैं कि मनमोहन सरकार सत्ता में थी, खुद शशि थरूर इस सरकार में मंत्री थे। आखिर शशि थरूर इतना गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिसके जो मन में आ रहा है बिना सोचे समझे बोल रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि बीते दिनों कुछ पुंछ में आतंकी हमले के लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने यह कह दिया कि हमला भाजपा की चुनावी नौटंकी है। बाद में उन्हें भी अपने इस बयान के लिए सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस यह समझे तो बेहतर है कि उनके नेताओं के बेतुके बयान पर उस पर भारी पड़ते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा ना, कभी कभी तो इन कांग्रेसियों पर मुझे भी शक होता है कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस तरह के बयानबाजी देते रहते हैं। खैर छोड़िए, क्या करना है। कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, बेमवीर चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। रफ्तार का कहर। अच्छी सड़क पर अनियंत्रित रफ्तार से वाहन चलाने की प्रवृत्ति जानलेवा है। यह बात कई बार साबित हो चुकी है, फिर भी वाहन चलाने वाले नहीं मानते हैं। हाथ में स्टीयरिंग आते ही सड़क को मैदान समझ लेते हैं और गाड़ी से खेलने लगते हैं। एक बार फिर झारखंड में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। धनबाद और गिरिडीह में सोमवार को 8 लेन सड़क पर बेहद तेज गति से चल रही स्कॉर्पियो ने स्कूटी में से जा रही 2 बहनों की जान ले ली। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक लेन के डिवाइडर से टकराकर वह छल गई और दूसरी लेन में आ गई। इसके बाद स्कूटी सवारों को रौंद दिया। यह भी पता चला कि स्कॉर्पियो सवार रील बना रहा था। अब सोचिए, रील का ये जमाना आ चुका है कि आप देखिए लोग कहाँ से क्या कर ले रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। और इसी क्रम में चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया। मंगलवार को गिरिडीह से IRB जवानों को लेकर गढ़वा जा रही तेज रफ्तार बस वगोदर में GT रोड पर डिवाइडर से टकरा गई। एक जवान की मौत हुई और 39 घायल हो गए। याद रखना बहुत आवश्यक है कि अच्छी सड़कें लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई या बनाई जाती हैं, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अच्छी सड़क इसलिए बनाई जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय की बचत हो। उबड़ खाबड़ और टूटी सड़कों पर चलने में जो परेशानी होती है उससे राहत मिले। खराब मार्ग वाहनों के ईंधन और रखरखाव पर अनावश्यक खर्च का कारण बनते हैं, उसे निजात मिले। देश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या भयावह है। झारखंड भी अछूता नहीं है। वाहन चलाने वालों में नाबालिगों की अच्छी खासी संख्या है। दुर्घटनाओं को रोकना है तो सड़क सुरक्षा और लोगों की जान को प्राथमिकता देनी ही होगी। बेटियों की सुरक्षा का सवाल, ये भी देख लिया करिएगा। जांच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित निजी स्कूल के छात्रावास में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप छात्रावास की संचालक और स्टाफ पर लगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी जांच SIT से कराने के निर्देश दिए। एक स्त्री के बिना मध्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेदों पुराणों में भी नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय और उच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में नारी को लक्ष्मी, बच्चियों को देवी जैसी कई सम्मान सूचक नामों से अभिहित किया जाता है। हर साल नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सच तो यह है कि हम आज भी बच्चियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक समाज नहीं बन पाए हैं। आज के ज़माने में बच्चियाँ कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। अफसोस की बात है कि देश को शर्मसार करने वाली ज़्यादातर ये घटनाएं
घर शिक्षा के मंदिर और छात्रावास स्कूल से घर के रास्ते में या फिर जहाँ बच्चे नियंत्रित रूप से अपने अभिभावक से दूर जाते हों, जैसे ट्यूशन पार्क या फिर उनके खेलने जाने वाली जगहों पर होते हैं। बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए 2012 में भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया था। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। सख्त कानून बनने से अपराधियों को कड़ी सजा मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराध नहीं रुक रहा है। बेटियों, देश और समाज का उज्जवल भविष्य भी पढ़ना चाहती हैं। ऐसे में अगर उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती है, तो क्या वे भीतर से टूट नहीं जाएंगी? बेटियों के लिए स्कूल, छात्रावास और कॉलेजों को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। अगर वहां भी वे असुरक्षित रहेंगी तो कौन माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजे ना चाहेगा? बच्चियों के खिलाफ हर अपराध निंदनीय है। स्कूल के छात्रावास में इस तरह के घिनौने कुकृत्यों को अंजाम देने के लिए से समाज में नकारात्मक संदेश जाता है और ऐसी घटनाओं से पूरा देश शर्मसार होता है। भारत की बेटियां आज महज भागीदारी से आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। वे देश के समग्र विकास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में बच्चियों के साथ होने वाली इन घटनाओं पर विराम लगना चाहिए और इसके लिए बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि फिर कोई हैवान किसी मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने की हरकत ना करे। और तो छोड़िए, आप देखिए, ये सबसे घटिया बुराई समाज की आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। वो नेताजी आप देखते हैं कि विदेश चले गए और आप देखते हैं कि सब पार्टियां उस पर राजनीति कर रही हैं और देखना लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब कुछ भी कहने का मतलब पता नहीं क्या समाज में फैलता जा रहा है। और मैं इसके लिए तो कह रहा हूं कि हम किस तरह की तरक्की कर रहे हैं। एक बार हमें रुक कर देख लेना चाहिए, हमें अपने गलीबान में झांक लेना चाहिए। इंसानियत, मानवता कहीं डूब तो नहीं गई, आत्महत्या तो नहीं कर ली उसने। एक कॉलम लिखे जाते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत में लापता विदेशी नागरिकों की तलाश। इसका एडिटोरियल को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पड़ोसी देशों से लगती सीमा अभी भी कुछ स्थानों पर खुली है और जिन्हें पार करके भारत आने वाले विदेशी नागरिकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार के घुसपैठी और शरणार्थी शामिल हैं। संसद में जुलाई 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। और इनमें से 50 लाख असम में और 50 लाख असम में और 57 लाख बंगाल में रह रहे हैं। इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने गृह राज्य मंत्री रहे किरण रिजिजू ने 2016 में संसद के पटल पर 2 करोड़ बांग्लादेशी के भारत में अवैध रूप होने का आंकड़ा पेश किया था। ये भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, ये आंकड़े आप लोग बता सकते हैं। और दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कर घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच भेद स्पष्ट किया गया। इस कानून में नियम बनाने का काम भी संपन्न हो गया है। यह दिसंबर 2004 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आने वाले विशेष श्रेणी के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। और आप देखेंगे कि बहरहाल सुर्खियों में बने लापता विदेशी लोगों में बड़ी संख्या में नाइजीरिया और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, गोवा जैसे स्थानों पर इन अवैध प्रवासियों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। अवैध रूप से भारत में रहने वाले इन विदेशी नागरिकों में शायद ही कोई होगा जो किसी अवैध काम धंधे में नहीं संलिप्त हो। साथ ही वैध रूप से भारत में रहने वाले सहयोगियों की मदद के बिना इनका टिक पाना भी संभव नहीं है। विदेशी नागरिकों के रात्रि विश्राम की सूचना FRRO को देने का नियम प्राय सभी राज्यों में लागू है। इसी तरह किसी भी अपरिचित व्यक्ति को किराए पर मकान देने पर पुलिस से सत्यापन कराना का नियम है, लेकिन दिल्ली में इन नियमों का पालन करने वाले लोग कम ही हैं। और यदि यदि ऐसा नहीं होता तो हजारों अवैध विदेशी नागरिकों की खोज करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं होती। और इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना वसूलने के बदले आज देश प्रेम का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। देशवासियों के सहयोग के बिना यह लक्ष्य साधना संभव नहीं है। और दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां नाइजीरिया के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मकान मालिक इन लोगों से मोटी रकम ऐंठते हैं और पुलिस की मदद के बिना ये लोग पनप रहे हैं। ऐसा मानना भी मुश्किल है। नाइजीरियाई नागरिकों के इन आपराधिक कृत्यों को कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायिका व कार्यपालिका देश हित के बदले यदि स्वार्थ व दलीय राजनीति को वरीयता देगी तो देश पतन के गर्त में डूब जाएगा। और पिछले माह की घटना,
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद किए जाने के बाद पुलिस 4 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार करती है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। एमडीएमए को मिथाइल एनिडीओक्सी मेथाम्फेटामाइन एक्सटेसी और माली के नाम से जाना जाता है। बाजार में इस हार्ड ड्रग की कीमत आज 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और आप देखते हैं कि हर सप्ताह ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रायः सभी मामलों में अवैध रूप से भारत में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोग पकड़े गए हैं, विशेषकर नाइजीरियाई नागरिक। इसके एक सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 नाइजीरियाई नागरिकों को नोएडा से गिरफ्तार किया था और साइबर ठगी के अपराध में शामिल होने की वजह से 2 माह पहले तेलंगाना की पुलिस द्वारा एक नाइजीरियाई नागरिक को 500 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। जो तो पता चला कि देश भर में खपने वाले वाले एक तिहाई बाजार को संचालित करने वाला वही था। गिरोह बनाकर हीरोइन और एलएसडी समेत तमाम हार्ड ड्रग की सप्लाई देश भर में की जा रही थी। और भारत ही नहीं बल्कि इस तरह के अपराधों से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। इनमें नाइजीरियाई संगठित गिरोह के कारनामे हैरत में डालने वाली है। यह सुखद आशय का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्री व विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का संकल्प लिया। जनवरी के पहले सप्ताह में दक्षिणी दिल्ली के नैब सराय इलाके में नारकोटिक्स स्क्वाड बिना वीजा के अवैध तरीके से रहने वाली नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ने पहुंची थी। विरोध करने के लिए शीघ्र ही अफ्रीकी मूल के सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। इन्होंने पुलिस का घेराव किया और बदसलूकी शुरू कर दी। बड़ी संख्या मुश्किल से पुलिस अपना बचाव कर लौट सकी। हालांकि आप देखते हैं कि बाद में उन लोगों को पकड़ लिया गया। और एक दशक पहले गोवा में हार्ड ड्रग्स की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई अपराधी की हत्या के बाद उत्पाद मचाने हेतु सैकड़ों की संख्या में जमा होने वाले गिरोह सुर्खियों में रहा था। जेल में जाने से बचने की इन अपराधियों की पूरी कोशिश रहती है, परंतु पकड़े जाने पर निर्वासन के बदले जेल जाने की रणनीति अपनाते हैं। निर्वासित होने पर नाम पता बदलकर लौट आते हैं। और भारत में अफ्रीकी महिलाओं से देह व्यापार कराने ड्रग्स के कारोबार से जुड़े रहस्य का पर्दाफाश भी कई बार हुआ है। तुरंत मौके पर सैकड़ों की संख्या में जमा होने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों के पहुंचने का रहस्य समझ से परे नहीं है। और आप देखेंगे कि अफ्रीका के तमाम देशों के असहाय और गरीब लोग एक अरसे से अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे हैं और इसमें नाइजीरिया दूतावास और पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसी दुरूह परिस्थितियों में क्या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय लक्ष्य साध सकेगा, यह सवाल मुंह बाहर खड़ा है। ये भारत नाइजीरिया के बनते बिगड़ते संबंध। तो अफ्रीकी देशों से भारत में होने वाली तस्करी लगातार बढ़ रही है। नाइजीरिया गिरोह की भूमिका हाई ड्रग्स से लेकर मानव तस्करी तक पहुंच गई है और इनके जाल में फंसे लोग तमाम तरह के अपराध में संलिप्त हैं। देश में महानगरों में बढ़ते अपराधों में नाइजीरिया माफिया का प्रभुत्व शिखर पर पहुंचना प्रतीत हो रहा है और अफ्रीका से बढ़ते व्यापार की आड़ में बड़ी मात्रा में खतरनाक मादक पदार्थों का आयात किया जा रहा है। इन अपराधियों की हवस को पूरा करने के लिए आज महिलाओं की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। और केन्या की एक महिला का केस 5 साल पहले सुर्खियों में था जब संबंधित माफिया ने इसे नौकरी के बहाने भारत बुलाकर देह और मादक पदार्थों के व्यापार में धकेल दिया था। और उल्लेखनीय है कि अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 21% की भागीदारी के साथ नाइजीरिया शीर्ष व्यापारिक साझेदार साबित होता है। और वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 11.8 अरब डॉलर था। यह मुख्य रूप से तेल निर्यातक देश है जो वर्ष 1971 से ही तेल उत्पादक कार्टेल ओपेक का सदस्य है और अफ्रीकी संघ से भारत के आयात का करीब 61% ईंधन है। इसके अलावा इसके अलावा धातु, कीमती पत्थरों, एस्क और कांच का भी आयात करता है। आज भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 30 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। बुनियादी ढांचा विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ भी रहा है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। वैश्विक तेल बाजार को सामूहिक रूप से प्रभावित करने, लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सहयोग को सक्षम बनाने वाला संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्यों इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। वर्तमान में 12 सदस्य हैं इसके और इसका हेडक्वार्टर वेना, ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में 2600 मील लंबी
नाइजर नाइजर नदी के बेसिन में फैला नाइजीरिया भी लंबे अरसे तक ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत ने नाइजीरिया को 1960 में मिली आज़ादी के से 2 साल पहले लागोस में कूटनीतिक हाउस शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1962 में नाइजीरिया के दौरे करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में नाइजीरिया के राष्ट्रपति 1983 में मुख्य अतिथि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में वहीं के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मंच पर दोनों के देशों के बीच संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। ठीक इसी तरह लगातार नाइजीरिया गिरोह का अपराध भी बढ़ रहा है। देखिए, आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं, दो देशों के संबंधों पर लिखते हैं, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बता दिया करिएगा ये, ठीक है। इन अपराधियों की सफलता के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये लोग आपस में अफ्रीकी बोलियों का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी दो लोगों को अपने गैर कानूनी धंधे में शामिल भी नहीं करते हैं। देश भर में रेव पार्टियों के आयोजन में से इनके तार जुड़े हुए हैं। खतरनाक, आप देखते हैं कि मादक पदार्थों की आपूर्ति इनके द्वारा ही की जा रही है। भारत में अनेक स्थान पर निरंतर इनके कारनामे भी सामने आते हैं। और इनके कारनामों की वजह से नाइजीरिया के सज्जन लोग किसी और अफ्रीकी देश को अपना बताने को मजबूर हैं। अफ्रीकी भाषाओं में संवाद करने वाले लोगों को का भारत में एक सक्रिय समूह ऑल इंडिया नाइजीरियन स्टूडेंट एंड कम्युनिटी एसोसिएशन कहलाता है। और केवल नाम से ही यह नाइजीरिया है, यही सही मायनों में यह तमाम अफ्रीकी देशों का एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत में सक्रिय है। संगठित अपराधों में लिप्त प्रयास सभी अफ्रीकी इसके सदस्य होते हैं। ऐसे में यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि नाइजीरिया दूतावास की मदद के बिना इन्हें सफलता नहीं मिल सकती है। परंतु आप देखते हैं कि दूतावास के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ कर कर्तव्यों की इतनी सी कर लेते हैं। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए आज की मांग है कि इस तरह के लोग और नेटवर्क पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिए, और ताकि इस गिरोह को समाप्त किया जा सके। अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है क्या? अच्छा आर्टिकल है ये। आप देखिए, वोट के दुख पुराण तंज कसा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा। और राजनीति की भी खूब बातें हो रही हैं। पानी के अपव्यय पर नियंत्रण। आजकल आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है और कई जगह बर्बाद भी कर रहे हैं लोग। तो वो कहते हैं जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती है ना। तो ये डॉक्टर वेद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। जल जीवन तत्व है, इसलिए इसे औषधियों की औषधि और अमृत कहा जाता है। और यह प्रकृति पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होने के साथ जड़ चेतन की निर्मित का मूल भी है। जिस प्रकार अनुपातिक दृष्टि से पृथ्वी पर भूमि की अपेक्षा जल की अधिकता है, उसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी जल की अधिकता है। जल की इस मात्रा का कम अथवा अधिक होना जीवन के लिए संकट है, और इसलिए जल के संरक्षण संवर्धन हेतु जल जागरण अभियान की आवश्यकता है। एक बात खुद सोच के देख लीजिए, अगर आपको खाना ना मिले हमें, तो लंबे समय तक हम जीवित रह सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर पानी ना मिले तो हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। जल ही जीवन है। वर्ष 2019 का ही एक समाचार बताता है कि 80% ग्रामीण भारत में नल से जल नहीं है। देश के 60% जिले ऐसे हैं जहां भूजल अति दूषित है और गुणवत्ता बेहद खराब है। ऐसी बड़ी चुनौती यह भी है कि नदियां, कुएं, तालाब, ट्यूबवेल एवं हैंड पंप आदि प्रमुख जल स्रोत गंभीर प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। अनेक स्थानों पर आप देखिए नदियां दम तोड़ रही हैं, भूजल स्तर घट रहा है। भारत में छोटी बड़ी लगभग 600 नदियां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रदूषण की शिकार हैं। सैकड़ों सूख चुकी हैं और सैकड़ों सूखने के कगार पर हैं। हाल ही में बेंगलोर में जल संकट भयावह हो गया है, और जिसके कारण स्कूल कॉलेज कई दिनों के लिए बंद करने पड़े। कई कार्यालय को वर्क फ्रॉम होम मोड में संचालित करना पड़ा। झारखंड में वन, नदियां, झरने, झील, तालाब और कई बड़े बड़े डैम होने के बावजूद भूगर्भ जल स्तर पाताल छू रहा है। कई नदियां सूख चुकी हैं, तालाब और जलाशयों का जल स्तर काफी गिर चुका है। चिंताजनक है कि ऐसी सहायक नदियां लगातार सूख रही हैं, और ये नई औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन और अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन समाचार आते हैं कि तदुपरांत भी प्रदूषण, अतिक्रमण और खनन जारी है। अतिक्रमण के कारण आप देखिए नदियां अविरल प्रवाह के संकट से जूझ रही हैं, और विभिन्न परियोजनाओं एवं अवैध निर्माण से उनके बहाव में अवैध अवरोध आ रहा है। हमें यह समझना होगा कि नदी के बहाव क्षेत्र में रेत, पत्थर और अनेक प्रकार की वनस्पतियां नदी के जीवन को सुचारू करने में सहायक होती हैं, और उनका खनन नदी की हत्या का ही प्रयास है। घरेलू प्रयोग, खेती, औद्योगिक उपयोग एवं निर्माण आदि के लिए भूजल पर निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है।
और आप देखिए भूजल दोहन करने वाले राज्यों में पंजाब 76%, राजस्थान 66%, दिल्ली 56% और हरियाणा 54% के साथ सबसे आगे है। चिंताजनक है यह है कि जिस अनुपात में भूजल दोहन हो रहा है उस अनुपात में वह वापस रिचार्ज नहीं हो रहा है। वर्षा जल का लगभग 6 से 7% ही हम संग्रह कर पाते हैं। हमें यह समझना होगा कि पहाड़, वन क्षेत्र, नदियां एवं जल स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मार्च 2021 में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय लगभग 7 करोड़ से अधिक घरों में को नल और जल उपलब्ध करवा चुका है। देश के 3 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों 100% नल एवं स्वच्छ जल युक्त हो चुके हैं। लेकिन चुनौती जल की उपलब्धता की। यदि नदियों और प्राकृतिक स्रोतों में जल ही नहीं होगा तो नलों से घरों तक कैसे पहुंचाएंगे। और ध्यान रहे कि महानगरों की हरियाली और भिन्न भिन्न प्रकार के विकास का अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। जल के अभाव में किसी प्रकार का विकास संभव नहीं है। और जल जागरण के व्यापक अभियान से जन जागरूकता आवश्यक है। छोटे अनेक स्थानों पर पाइपलाइनों से पेयजल व्यर्थ बहता रहता है। घरों में सफाई के लिए, गाड़ियों की धुलाई के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग अंधाधुंध होता है और लोग बहुत बर्बाद भी करते हैं। आप लोग देखते रहते होंगे। एक अनुमान के अनुसार एक जीन्स तैयार करने के लिए लगभग 2000 लीटर पानी की खपत होती है। क्या हमें अपनी जीवन शैली और खेती की पद्धति में भी बदलाव नहीं करने चाहिए। और वर्षा की एक एक बूंद बचाने के लिए अमृत सरोवर का निर्माण, कुएं, बावड़ी आदि की पुनरुद्धार आवश्यकता है। आज यह भी नितांत आवश्यकता है कि छोटे बड़े सभी शिक्षण संस्थानों में जल शिक्षा और साक्षरता अनिवार्य की जाए। यह सत्य है कि हम जल बना तो नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं। जल संकट से उबरने के समाधान हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा में उपलब्ध हैं। जल संरक्षण संवर्धन सभी का संस्कार बने, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान है। आइए जलोत्सव मनाएं। ध्यान रहे कि जल है तो जीवन है, जल ही है तो कल है। और इसलिए बेहतर कल के लिए और जीवन के लिए जल जागरण हमारा विचार और व्यवहार बनना आवश्यक है। और एक बात और जान लीजिए कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने क्या किया, सरकार पर छोड़ दिया कि ये सब काम किसका है, सरकार का है। जल बचाना, ये करना, वो करना। इंसानों ने, हम लोगों ने एक तरह से अपना कर्तव्य निभाना छोड़ दिया। पहले आप देखते थे कि लोग छोटे छोटे नहीं कुएं टाइप के खोद देते थे, गड्ढे टाइप के। और पहले आप देखिए पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, गाँव में भी आप देखते हैं तो वहाँ जमीन में रिस्क की पानी जाता था। आज आप देखते हैं कि बरसात होती है, शहरों में आपने देखा होगा 2 मिनट में आप देखते हैं कि दिखने लगता है जैसे बाढ़ आ गई हो। और सीधा वो निकल के जमीन में नहीं धंसता है वो पानी, वो जाकर सीधा आप देखते हैं कि चला जाता है नदियों से सीधा महासागर। ठीक है, और आप समझ रहे हैं। और कई आप देखते होंगे तालाब होते थे, वहां आप देखिए पक्की सड़कें बना दी गई या घर बना दिए गए। अब पानी रुक ही नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है तो जमीन में कैसे जाएगा। ये आपका दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट था उसकी कहानी होती है। एक जनसत्ता का भी अच्छा एडिटोरियल मुझे लगा, उसे भी देख लेते हैं। रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां। और अभी तो हर दिन दैनिक जागरण और जनसत्ता को हम लोग देखते जा रहे हैं। और भी जो अंग्रेजी के, इंग्लिश के जो आर्टिकल एडिटोरियल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहां से पढ़ सकते हैं आप लोग। और भी जो भी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो रोजगार एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ और मानव विकास संस्थान यानी कि आईएचडी द्वारा जारी रोजगार रिपोर्ट में भारत में रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर देश के कई राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों को गलत समझा या उनकी गलत व्याख्या की गई और इसके आंकड़े मुख्यतः राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसओ द्वारा एकत्रित किए गए हैं, जो रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 4 वर्षों 2000 से 2012 और 2019 से 2022 तक विश्लेषण उसकी तुलना की गई है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, ये आंकड़े देखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग रोड पर निकल जाइए, आपको बेरोजगार मिल ही जाएंगे, हर जगह टकरा जाएंगे। आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। रिपोर्ट में श्रम बाजार में कुछ प्रमुख सकारात्मक घटनाओं में पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें मजबूत रोजगार स्थिति सूचकांक से पता चलता है कि सभी राज्यों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यद्यपि स्थिति अलग अलग है। इसकी पुष्टि वर्ष 2000 से 2000 और वर्ष 2000 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि से भी होती है, जैसा किसी देश की बढ़ती समृद्धि के साथ होता है। यह अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में एक संकेत देता है। पिछले 2 दशक में भारत के श्रम बाजार संकेतकों में कुछ विरोधाभासी सुधार देखे गए, जबकि देश में रोजगार की बुनियादी दीर्घकालिक विशेषता गैर कृषि क्षेत्रों का अपर्याप्त वृद्धि की क्षमता पर बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, केवल कुछ फीसद
ये आप देखते हैं कि नियमित कर्मचारी दीर्घकालिक अनुबंध के दायरे में आते हैं। कोविड के दौरान आप देखिए वैश्विक मंदी के बीच श्रम बाजार ने काफी अच्छी वापसी की है। नियंत्रित कर्मचारियों की तुलना में वर्ष 2019 से 22 के दौरान भी आकस्मिक कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। वास्तव में निचले समूहों के मामले में अधिक वृद्धि हुई है। कई सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ इसने अत्यधिक गरीबी व अभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही महानगरों के दौरान महामारी के दौरान कृषि नौकरियों में भारी वृद्धि हुई है, लगभग 9% प्रति वर्ष, लेकिन कुल मिलाकर गैर कृषि नौकरियों में भी 2.6% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 2012 से 2019 तक हासिल की गई दर से अधिक है। 2018 तक आप देखिए बेरोजगारी अल्प रोजगार की दरें अवश्य बढ़ी, लेकिन उसके बाद उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। बेरोजगारी दर वर्ष 2018 में 6% से घटकर 2023 में 3.2% हो गई। रपट में पिछले 2 दशक के दौरान हुए विकास के साथ साथ महामारी के कारण उभरती रोजगार चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। यह बेरोजगारी युवाओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं महिलाओं में सबसे अधिक है। पढ़े लिखे बेरोजगार 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी का सबसे अधिक आप देखिए 82.9% थी। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। ये पूछ लेता है कई बार कि भारत में सबसे ज्यादा किस तरह की बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी है। युवा बेरोजगारी मुख्य चुनौती शिक्षा प्राप्ति में भारी वृद्धि के साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवाओं के इर्द गिर्द ज्यादा केंद्रित होती जा रही है, जो कुल बेरोजगारी का लगभग 2/3 हिस्सा है। यह प्रक्रिया पिछले कई दशकों से जारी है। आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी में उचित कौशल प्रदान करना प्राथमिकता बनी रहेगी। विडंबना है कि 2022 में रोजगार शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले युवाओं का अनुपात लगभग 28% है, जो काफी अधिक है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है और इस समूह का अधिक नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। समय के साथ आप देखिए रोजगार की स्थितियों में सुधार के बावजूद नौकरियां काफी हद तक अनौपचारिक और कम उत्पादकता वाली बनी हुई है। 90% से अधिक रोजगार अनौपचारिक है और 83% अनौपचारिक क्षेत्र में है। विशेष रूप से नियमित और अनियमित श्रमिकों के निचले तबके के वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे है। अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक आवश्यकता के कारण कार्य में अधिक भागीदारी, लेकिन वे कम वेतन वाली अस्थायी काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। सभी समूहों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के बावजूद सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम कायम है और रिपोर्ट में वेतन को लेकर भी कई बातें कही गई। 2019 में के बाद से नियमित कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों दोनों की आमदनी में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। वहीं अकुशल श्रम शक्ति में भी अस्थायी कर्मचारी को 2022 में उचित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति काफी दयनीय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत को कम से कम अगले 1 दशक तक जनसांख्यिकीय लाभ मिलने की संभावना है, यानी कि युवा आबादी है। अगर इसका फायदा उठाना है तो उठा लीजिए, वरना यही आगे चलकर बोझ भी बन जाएगी। बुढ़ापा भी तो आएगा इनका। आने वाले वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास की संभावना के साथ देश इसका लाभ उठा सकता है। तकनीक से जुड़े बदलाव ने कौशल रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है और रिपोर्ट के अनुसार उच्च और मध्यम कौशल वाली नौकरियों और गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व है। हालांकि इन क्षेत्रों में नौकरी की असुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता के अभाव की वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में रुकावट आ रही है। बताया गया कि 90% भारतीय युवा स्प्रेड शीट में फार्मूला लगाने में असमर्थ हैं और लगभग 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते। वहीं 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। रिपोर्ट में कुछ नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है, जिससे श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर देते हुए उत्पादन और विकास को अधिक रोजगार प्रदान बनाना, रोजगार सृजन, सेवाओं और कृषि पर उचित ध्यान देना, नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना, श्रम बाजार की असमानताओं पर काबू पाना, विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देकर NEET से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाना, कौशल प्रशिक्षण और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना, विशेष रूप से नौकरियों में आपूर्ति मांग के अंतर को बांटना और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और अविश्वसनीय आंकड़े तैयार करना, और ताकि तेजी से तकनीक में परिवर्तन के कारण श्रम बाजार के बदलते रुझान की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अच्छी बात है, अच्छा है। बेरोजगारी अच्छी नहीं है।
आर्टिकल अच्छा है, एडिटोरियल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के एडिटोरियल की कहानी ख़त्म होती है संपादकीय पाठ की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, ठीक है। कोई सवाल हुआ करे मेरे लिए, सुझाव हुआ करे, जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।